Okay. यूट्यूब चैनल के इस मंच पर सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रशासनिक सेवाओं में नैतिकता या नीति शास्त्र। आज का हमारा जो विषय होगा वह प्रशासन में नैतिकता, मॉरलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी लोग ये जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में जन कल्याणकारी योजनाओं की नीतियां सरकार बनाती है। राजनीतिक दलों का सरकार में आना जाना लगा रहता है। कभी एक पार्टी की सरकार है, कभी दूसरी पार्टी की सरकार है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये परमानेंट होती है, ये बदलती नहीं है। कहने का मतलब इनका ट्रांसफ़र भले होता रहे, लेकिन IAS, PCS, IFS, IPS इन सेवाओं के अधिकारी ही इन नीतियों के क्रियान्वयन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सहयोग करते हैं। लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन अधिकारियों के चरित्र पर निर्भर करता है। अगर हमारे सिविल सेवा के अधिकारियों का, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग से चुनकर आए हों, चाहे स्टेट्स के लोक सेवा आयोगों से चुनकर आए हों, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन होता है। केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी यही अधिकारी करते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी यही अधिकारी करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का, नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में कुछ नैतिकता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं कि इस प्रकार के अधिकारियों को कैसी ट्रेनिंग दी जाए और किस प्रकार का चरित्र और किस प्रकार का व्यक्तित्व इनका होना चाहिए। इसमें हम बहुत संक्षेप में बताएंगे। ये 5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर अलग अलग क्वेश्चन भी सेवाओं में PCS में, IAS में पूछा जा सकता है। लेकिन पहले तो ये समझें कि मुख्य चीज़ क्या है प्रशासनिक सेवा के लिए। पहली चीज़ है, जो लोक सेवक हों, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, निजी हितों के स्थान पर सार्वजनिक हितों को वरीयता दें। अपने निजी स्वार्थ की तुलना में ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सार्वजनिक हित हैं, उनको प्रथम वरीयता देना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि प्रशासनिक कार्यों में, इनके निर्णयों में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई छिपाकर, दुराव करके ऐसा कोई चीज़ न लगे कि जनता में कोई शंका पैदा हो। तीसरी चीज़ है, व्यवहार में एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर। यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर तात्पर्य एक ऐसा नहीं है आपको जनता से मिलना है तो कुछ लोगों से अच्छी बात करिए, कुछ लोगों से अच्छा व्यवहार न करिए। तो चाहे जिस वर्ग के लोग हों, जिस जात के लोग हों, जिस मजहब के लोग हों, सबके साथ आपका व्यवहार में एक रूपता का होना आवश्यक है। चौथी बात है, लाभार्थियों एवं कमज़ोर वर्गों के पर संवेदनशीलता। इसलिए आगे चल कर के एक टॉपिक रखा गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धि। तो आप में कानून की सेवाओं में रह करके, संवेदनशील होकर के, जो लोग लाभार्थी हों, जो वीकर सेक्शन है, महिलाएं हैं, उनके पर थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। और अपने सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इस सेवा के अधिकारियों में अपनी सेवा के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस संदर्भ में प्रशासन तंत्र के संबंध में कुछ विचारकों ने, वो हमारे देश के भी हैं और बाहरी भी हैं, विदेशों के भी हैं, उनका कुछ सुझाव है नैतिकता के संदर्भ में। एक विचारक हैं, मतलब उनका नाम है आडरवे रील्ड। आडरवे रील्ड ने कहा है कि प्रशासन एक नैतिक कृत्य है, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मॉरल एक्शन। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, दे आर मॉरल एजेंट्स, ये नैतिक कार्यकर्ता, अभिकर्ता है। तो कहने का तात्पर्य है, इसका भाव यह है कि प्रशासन और प्रशासन तंत्र के अधिकारी जब तक नैतिक नहीं होंगे, उनका चरित्र उत्तम नहीं होगा, तब तक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार नहीं किया सकता है। और आप ये जानते हैं कि जन कल्याणकारी राज्य 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ जन कल्याणकारी हों और उनका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो। इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस। अगर सरकार की नीतियाँ खराब होंगी तो अधिकारी उनको ही लागू करेंगे,
इसलिए जो गवर्नमेंट होती है, जनता के द्वारा चुनी सरकार, उसकी नीतियाँ जन कल्याणकारी होने के लिए बाध्य है, और जन कल्याणकारी नहीं होंगे सर जनता उनको हटा देगी। इसलिए जन कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन इन चरित्रवान अधिकारियों के लिए आवश्यक है। लोक सेवाओं के प्रति संवेदनशील, निष्पक्ष होकर के, ये समझकर कि लोक कल्याणकारी कार्य करना, लोक कल्याणकारी सेवाओं का क्रियान्वयन करना हमारा ये नैतिक कर्तव्य और दायित्व दोनों है। जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक राम राज्य की जो हमारे देश में बात किया गांधी जी ने या हमारी सरकार करती है, राम राज्य मतलब गुड गवर्नेंस, जहां लोगों को लगे कि हाँ अच्छा हो रहा है, उसकी स्थापना नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में देखिए, हमारे देश पर बहुत दिनों तक ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के, यूके का शासन रहा वहाँ के लोगों का। वहाँ के एक प्रधानमंत्री रहे हैं जॉन मेजर। जॉन मेजर ने 1994 में एक कमेटी बनाया और उसमें इस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए 7 प्रकार के ट्रेनिंग, 7 प्रकार के नियमों का पालन करने के लिए प्रशिक्षण देने की बात किया। इस समिति को कहा गया नोलन समिति। प्रशासनिक सेवाओं में ये प्रश्न आता है कि नोलन समिति की क्या अनुशंसाएं हैं। नोलन समिति ने IAS या कहीं सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए, चाहे वो स्वदेश में हो चाहे विदेश के हों, उनके लिए कुछ गाइडलाइन दिया। अच्छा, अब ये 7 जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये चाहे वो इंग्लैंड के अधिकारी हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, ये गाइडलाइंस यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं और सबके लिए उपयोगी हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें हम बहुत संक्षेप में की चर्चा करेंगे। एक कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, 1994 में नोलन साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उन्होंने 7 अनुशंसाएं इस संदर्भ में किया है। उसमें हम एक एक अनुशंसा की चर्चा कर देते हैं बहुत संक्षेप में। पहली चीज़, प्रशासनिक सेवा के, सिविल सेवा के अधिकारियों में या प्रांतीय सेवा के अधिकारियों में जो उनकी पहली क्वालिटी होनी चाहिए सेल्फलेसनेस। इसका तात्पर्य स्वार्थहीनता। सरकारी कर्मचारियों को या अधिकारियों को अपने परिवार और मित्रों के हितों एवं पक्षपात से ऊपर उठ करके जनहित में कार्य करना चाहिए। स्वार्थहीनता का ही मतलब है अपने निजी मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को लाभ अगर आप देतेंगे तो अनैतिक है, भ्रष्ट आचरण है। इसलिए इससे ऊपर उठ करके वस्तुनिष्ठ ढंग से जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, स्वार्थपरक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा। सिविल सेवा के अधिकारियों को किसी वित्तीय लेन देन, बाहरी लोगों के दबाव में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव होते हैं, नेताओं के दबाव होते हैं, पक्ष विपक्ष, प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए दबाव डालते हैं। तो उन दबावों से ऊपर उठ करके जो कानून के दायरे में हो, जो उचित हो, निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव ढंग से, वस्तुनिष्ठ ढंग से उसका पालन करना चाहिए, न किसी दबाव में आकर कोई निर्णय ले। यानी किसी दबाव में, चाहे वो प्रलोभन हो, चाहे वो और किसी प्रकार का दबाव हो, किसी प्रकार के दबाव में ना आना, कोई निर्णय न लेना, यानी निष्पक्ष होकर निर्णय लेना, ये सत्यनिष्ठा है। तीसरी चीज़ है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य ये है कि जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के में ठेका देना होता है, कॉन्ट्रैक्ट, पुरस्कार देना होता है, ये भी लोगों की अनुशंसाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो पक्षपात से ठेका न दें। ठेका देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए, या कोई भी कार्य किसी को दे रहे हैं, सड़क बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो उसकी जो मेरिट होती है, जो कंपनी की, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी की मेरिट होती है, उस मेरिट को ध्यान रख करके ऑब्जेक्टिव ढंग से निर्णय लेना चाहिए। चौथी बात है उत्तरदायित्व। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। जैसे कोई जांच पड़ताल उनको दी गई, पुलिस को या प्रशासन को, तो उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी का पक्ष लेकर कोई काम करे, क्योंकि किसी का पक्षपात करना, चाहे वो दबाव से, चाहे अन्य किसी माध्यम से, वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। इसलिए उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी में बातें आएंगी कि जांच पड़ताल में अपने कर्तव्यों का पालन, रिपोर्ट देना वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष हो। पांचवी चीज़ है पारदर्शिता, जिसकी चर्चा भी हमने किया था। पारदर्शी मतलब खुलापन,
जो भी निर्णय आप लें वो छिपा कर न लें किसी को, जनता को उसकी बातों को बता कर। जैसे आप देखते हैं जुडिशरी में जजमेंट होते हैं तो सीधे बहस करके तुरंत मामले खारिज कर देते हैं, ये गड़बड़ी मैं नहीं करूँगा। वैसे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए IAS, IAS, कलेक्टर, कमिश्नर या जो भी सेक्रेटरी हैं, DIG हैं, IG हैं, जितने प्रकार के अधिकारी हैं, इनका बेसिक ड्यूटी ये है कि आप जो भी निर्णय ले वो पारदर्शी हो, लोगों को पता हो क्या मैं करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ, आपके खिलाफ लिख रहा हूँ तो किस आधार पर लिख रहा हूँ, आपके पक्ष में कोई जजमेंट दे रहा हूँ तो किस आधार पर दे रहा हूँ। लिखित होना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इसकी व्याख्या होनी चाहिए कि हम ये निर्णय इस आधार पर ले रहे हैं, और बता भी देना चाहिए आप मैं गड़बड़ी से नहीं करूँगी। ये प्रशासन का मतलब होता है, यह पारदर्शिता, खुलापन। कोई चीज़ छिपाना नहीं है, छिपाना उन्हीं चीज़ों को है। अगर कोई चीज़ राष्ट्र हित में है या अपने विभाग के गोपनीय हितों के लिए खतरनाक, उसको पारदर्शी तरह खुलापन करना, उसको मतलब डिस्क्लोज करना, तो उसको तो ठीक है, रिजर्वेशन में होना चाहिए। मतलब राष्ट्र हितों के लिए और अपने विभाग की गोपनीय सूचनाओं को बनाए रखने के लिए उसको डिस्क्लोज करना, उसको सबको बता देना आवश्यक नहीं है, लेकिन शेष जो जनहित के कार्य हैं उनमें खुलापन होना चाहिए। छठवीं बात है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी का तात्पर्य कि अधिकारी को न्यायप्रिय होना चाहिए। जनता के बीच में उठने वाले विवादों का समाधान इसलिए हो सके। बात वही है कि ईमानदारी का मतलब है कि ईमानदारी केवल अंदर में ना हो, ऊपर दिखाई पड़े। एक होता है ईमानदार आपको रहना चाहिए, ईमानदारी रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए, शो भी होनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए। ये न्यायप्रिय हो, वस्तुनिष्ठ निर्णय ले और ईमानदारी से उसका पालन करें। किसी को कोई आदेश आपने दे दिया, ओरल ही आदेश दे दिया, तमाम उच्च अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स को जबानी मौखिक आदेश दे देते हैं। अब मान लिया कहीं वो अधिकारी फंस जाए तो आप कहते हमने आदेश नहीं दिया था, तो अनैतिक है। यानी अगर आपने कोई आदेश दिया है, चाहे ओरल और रिटन, लिखित या मौखिक, तो यस आई हैव ऑर्डर्ड दिस, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको कहते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी। अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने वक्तव्य में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए। आप ईमानदार रहें भी, बाहर दिखाई पड़ेगा आप ईमानदार है, ताकि जनता का उस पर प्रभाव पड़ता है, जनमत उससे प्रभावित होता है। लास्ट चीज़ है, सातवीं चीज़ है नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप। आप देखते हैं कि IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, IFS अधिकारी के अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं, उनके अंडर में एक टीम होती है, तो उस अधिकारी में एक लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब है एट फर्स्ट टेक इनिशिएटिव। कोई कार्य करना तो इनिशिएटिव लीजिए आप। अगर आप पीछे हट जाएंगे, आप डर जाएंगे, तो आपके सबऑर्डिनेट कैसे एक्शन लेंगे। इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, आज अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है तो आपकी ड्यूटी को मोटिवेट करने के लिए अप्रिशिएट करिए उसको, अप्रिशिएट तारीफ करिए उसकी। अगर कोई गलत भी काम कर रहा है, पब्लिक इंसल्ट ना करिए, आप पब्लिकली इंसल्ट ना करिए उसको। तो ये 7 गुण, 7 विशेषताएं, 7 गाइडलाइंस नोलन समिति ने प्रशासनिक सेवा के IAS, IPS, IFS अधिकारियों के लिए दिया है। एक बार उन्हीं को क्रम बताते हैं। नंबर 1 सेल्फलेसनेस, स्वार्थहीनता। नंबर 2 इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। नंबर 3 वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 4 उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। नंबर 5 खुलापन या पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। और 6वां है ऑनेस्टी, ईमानदारी। 7वां है लीडरशिप, कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता। ये नोलन समिति की प्रशासनिक सेवा के लिए अनुशंसाएं हैं। और प्रशासनिक सेवाएं एक प्रकार से मॉरल एक्शन हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं दे आर मॉरल एजेंट्स। अरे भाई IAS, IPS, IFS इनको कहीं बेईमान होना चाहिए? ये सरकार चला रहे हैं, आप ही गवर्नमेंट है। हाउ इज इट एक्सपेक्टेड, हाउ कैन इट बी एक्सपेक्टेड दैट यू आर नॉट ऑनेस्ट? क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट वो नहीं जाएगी। इसलिए प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं या जो प्रशासनिक सेवा में भी, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये अनुशंसाएं तो आगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं, लेकिन ये सब के लिए। जब ये नोलन समिति को UK ने, यूनाइटेड किंगडम में जॉन मेजर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में के गाइडलाइन के द्वारा
द्वारा कमेटी बनाई गई थी, नोलन ने गाइडलाइन दिया, नोलन समिति। लेकिन ये गाइडलाइन यूनिवर्सल है, सबके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों की प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं, और अगला वीडियो मैं अब अगले संडे को बनाऊंगा, क्योंकि इधर मेरी व्यस्तताएं अधिक हैं। Okay.